नमस्कार। आज की वीडियो में अकबर की समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वैसे अपन देखें तो भारत के जो महान सम्राट थे अकबर, उनका जन्म भी विषम परिस्थितियों में हुआ था। यानी अकबर का जन्म उस समय हुआ था जब हुमायूं के बुरे दिन चल रहे थे और भारत का राज्य खोने के पश्चात हुमायूं जब अपनी पत्नी हमीदा बानू बेगम के साथ अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ ठहरा हुआ था, वहीं अकबर का जन्म हुआ। तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 14 फरवरी 1556 को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था और दिल्ली में अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। तो इस प्रकार 13 वर्ष की अल्पायु में ही 14 फरवरी 1556 को अकबर भारत का मुगल सम्राट बना। तो जिस समय अकबर गद्दी पर बैठा, उसके सामने अनेक राजनीतिक एवं आंतरिक समस्याएं थी और मुगलों के अनेकानेक शत्रु थे। तो संपूर्ण भारत है वो अनेक स्वतंत्र एवं छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था और इन राज्यों की जो ये आपसी प्रतिस्पर्धा एवं जो ये ईर्ष्या की भावना थी, इसने राजनीतिक वातावरण को भी अशांत बना रखा था। तो मुगल राज्य की जो आंतरिक व्यवस्था थी वो सुदृढ़ अवस्था में नहीं थी। प्रशासनिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त थी और राज्य की जो आंतरिक स्थिति थी वो असंतोषजनक थी। दूसरी तरफ अकाल और महामारी जैसी जो समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं हैं, उन्होंने भी चारों तरफ अव्यवस्था फैला रखी थी। और जहाँ तक मुगल अमीरों एवं सरदारों का प्रश्न है, तो मुगल अमीर और सरदारों में भी आपसी एकता की भावना नहीं थी। यानी प्रत्येक अमीर तथा प्रत्येक सरदार अपना प्रभाव बढ़ाकर अकबर को अपने संरक्षण में लेने चाहते थे। तो राजदरबार और महल में एक महिलाओं का भी अलग गुट बन चुका था जो अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तो इस प्रकार अपन देखें तो अकबर जिस समय मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, तो उस समय उसकी गद्दी बहुत अधिक सुरक्षित नहीं थी। उसके सामने अनेकानेक बाह्य और आंतरिक समस्याएं उसे घेरे हुए थी। तो प्रमुख समस्याओं में पहले है राजनीतिक स्थिति, यानी उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो 1556 ईस्वी में जब अकबर मुगल सम्राट बना, तो भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय मुगलों के लिए सेफ जोन में नहीं थी। वैसे तो हुमायूं ने 1555 ईस्वी में ही पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाई थी और जो मुगल सत्ता है उसका प्रभाव क्षेत्र है वो दिल्ली और आगरा तक ही सीमित था। यानी पंजाब में भी मुगलों की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी और भारत के अंदर कश्मीर, सिंध और मुल्तान में भी अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। तो मुगलों के सामने उस समय जो सबसे बड़ा खतरा था वो था अफगानों का था। तो पंजाब में सिकंदर शाह सूर मुगल विरोधी गतिविधियों में संलग्न था और उधर ग्वालियर, मालवा, बिहार और बंगाल में भी अफगानों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर रखे थे। तो अगर सभी अफगान जो ये राज्य हैं ये मुगलों के विरुद्ध संगठित होते तो मुगलों का भारत में टिकना कठिन हो जाता। फिर हुमायूं की जो कमजोरी का लाभ उठाकर जो राजपूताना के जो राजपूत राज्य थे उन्होंने भी अपनी शक्ति बढ़ा ली। जैसे मेवाड़ है, जैसलमेर, बूंदी, मारवाड़ के शासक ये अपना अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और राजपूत राज्यों में जो सबसे अधिक प्रभावशाली था वो था मारवाड़ का शासक मालदेव। मालदेव संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने के सौपन देख रहा था और गुजरात में भी स्वतंत्र राज्य था। तो इस प्रकार अपन देखें, जैसे इस मानचित्र में जो ये शेडेड क्षेत्र दिखा रखा है, यही क्षेत्र मुगलों के अधीन था और जो दक्षिण के राज्य थे खानदेश, बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये दिल्ली से पूर्णतः स्वतंत्र थे। तो इस प्रकार भारत में जो मुगलों की सत्ता थी वो
संकटपूर्ण स्थिति में थी। यानी जब फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर मुगल सम्राट बना, उस समय मुगलों की सत्ता संकटपूर्ण स्थिति में थी और इस स्थिति से निपटने हेतु एक दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और कुशलता की आवश्यकता थी। फिर दूसरी समस्या है मुगल अमीरों में दलबंदी। तो राजनीतिक समस्याओं के अतिरिक्त मुगल सम्राट अकबर के समक्ष अनेक आंतरिक समस्याएं भी थी, क्योंकि राज्य और अकबर की अनिश्चित स्थिति को देखकर जो अनेक मुगल अमीर थे वो महत्वाकांक्षी हो उठे थे। जैसा कि हुमायूं ने पहले मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था, परंतु बाद में बैराम खां को यह पद दिया गया। तो अकबर के अल्पवयस्क होने की वजह से जो राज्य की जो सारी शक्ति थी वो उनके संरक्षक बैराम खां के पास सुरक्षित थी। तो बैराम खां ने अपने पद का उपयोग करते हुए अपनी शक्ति अत्यधिक बढ़ा ली। तो इससे जो राज्य के अन्य प्रमुख अमीर थे, जैसा कि अभी जिक्र किया मुनीम खां, उनके अलावा शाह अबुल माली, तारदी बेग, ये ईर्ष्यालु बन गए, यानी वो बैराम खां से जलने लग गए। तो अन्य अमीर थे वो अपने अपने सौपन देखने लगे। तो राजमहल में एक तरह की गुटबंदी हो चुकी थी अमीरों की। तो अकबर के समय में राज्य के सभी अमीर विभिन्न गुटों में बटे हुए थे और इन पर नियंत्रण रखना एवं इनसे जो राजभक्ति की भावना पैदा करना इनमें, ये अकबर के समक्ष एक ज्वलंत प्रश्न के समान था। फिर दूसरी समस्या है राज्य की आर्थिक दुर्व्यवस्था। तो किसी भी साम्राज्य के लिए या किसी भी सम्राट के लिए जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो होता है उसकी आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ होना। तो जो नवस्थापित मुगल राज्य था उसकी आर्थिक स्थिति भी अत्यंत ही दयनीय थी, क्योंकि एक तरफ तो राज्य की सीमा संकुचित होने की वजह से उसकी आमदनी के जो साधन थे वो बहुत ही कम थे। दूसरी तरफ जो राजकोष का अधिकांश धन था वो हुमायूं के समय में ही युद्धों में खर्च हो चुका था। तो अकबर को विरासत में जो राजकोष मिला वो रिक्त राजकोष ही था। तो प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ जाने की वजह से मुगल अधिकृत प्रदेशों में राजस्व वसूल करना भी एक कठिन समस्या बन चुकी थी। फिर दूसरी तरफ एक अकबर के मुगल सम्राट बनते ही एक अन्य समस्या भी सामने आई कि आगरा, बयाना और दिल्ली के जो आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ भीषण अकाल पड़ गया था। तो वहाँ से राजस्व वसूली जुटाना वैसे ही असंभव हुआ। फिर अकाल के साथ ही महामारी भी फैली। तो ऐसी परिस्थिति में अकबर के लिए अत्यंत ही कष्टप्रद थी और उसे कठिन परिस्थितियों में धन की अत्यधिक आवश्यकता थी। तो धन के अभाव में उसके लिए सुदृढ़ और शक्तिशाली सेना का गठन कर अपने अफगान विरोधियों को पराजित करना संभव नहीं था। फिर अगली समस्या है अकबर के संबंधियों एवं अन्य अमीरों का षड्यंत्र। तो जिस प्रकार हुमायूं को अपने जो बुरे दिन थे उनमें अपने संबंधियों के विरोध एवं षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार अपन देखें तो प्रारंभ में अकबर के जो संबंधी थे वो भी उसे परेशान करने की योजना उन्होंने खूब बनाई। जैसा कि अकबर का जो सौतेला भाई था हकीम मिर्जा, वो उसमें षड्यंत्रों में लिप्त था और वह काबुल जो क्षेत्र उसे मिला था उससे संतुष्ट नहीं था। इसी प्रकार कुछ असंतुष्ट मुगल अमीरों की सहायता से वह जो हकीम मिर्जा है वो अकबर को सत्ता से पदच्युत करके स्वयं सम्राट बनने के सौपन देखने लगा। और जो शाह अबुल माली जो हुमायूं का बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति था वह भी राजसत्ता की उपेक्षा कर रहा था। तो एक तो ये हकीम मिर्जा और दूसरा शाह अबुल माली, ये अकबर के खिलाफ षड्यंत्रकर्ता थे और इन विद्रोही अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करना अकबर के लिए अत्यंत ही आवश्यक था। तो ये तो थी अकबर के सामने जो प्रमुख समस्याएं प्रकट हुई गद्दी पर आसीन होने के बाद में। इन उक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी कुछ अन्य समस्याएं भी थी, जैसे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ चुकी थी।
तो मुगल राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए एक कुशल एवं प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था के गठन की भी बहुत आवश्यकता थी। और सबसे बड़ी बात थी, जो भारतीय जनता है उसमें मुगलों के प्रति जो विद्वेष की भावना है उसको भी निकालना था। तो इसके लिए फिर आगे चलकर अकबर ने जो उदार और सहिष्णु नीति को अपनाया वो उसी मकसद से अपनाया गया था। तो ये थी मुगल सम्राट अकबर के सत्तासीन होने के पश्चात की समस्याएं। और फिर बाद में अकबर अपनी असाधारण कुशलता, बुद्धिमत्ता एवं धैर्य से इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए एक महान एवं राष्ट्रीय शासक का दर्जा प्राप्त करता है।